नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 particles of masses 1 kilogram, 3/2 kilogram and 2 kilogram are located at the vertices of an equilateral triangle of side A. Find the coordinates of the center of mass. तो ये जो सिस्टम आपको दे रखा है, इस सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास पता करना है, उसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं। सबसे पहले देखो इसमें कितने पार्टिकल दे रखे हैं, 1 2 3, तीनों का मास अलग अलग है। ये कोई m1 मास का पार्टिकल है, ये कोई m2 मास का पार्टिकल मान लो, और ये कोई m3 मास का पार्टिकल है। तीनों का मास अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। अगर तीनों मास बराबर होते तो जहां पे इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर आता वहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास हो जाता, लेकिन अभी सेंटर ऑफ मास कहीं और होगा क्योंकि ये मास अलग अलग है। सबसे पहला काम क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हर एक पार्टिकल जहां पे रखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स पता करने। पहला मास कहां पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे, इसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है। इसके कोऑर्डिनेट बताओ, क्या लिखूं? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितना दूर है ओरिजिन से, ए डिस्टेंस पे, तो ए हो गया। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, याद रखना है। ये वाला जो पार्टिकल है ये कितनी हाइट पे है, ये हाइट हमको पता करनी पड़ेगी, तब जाके हम इसका वाई कोऑर्डिनेट बता पाएंगे। और एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितना दूर है, मतलब ये जो पार्टिकल है ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितना दूर है, ये वाली डिस्टेंस हमको बतानी है, तो वो तो हम सिंपली बता सकते हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके हर एक साइड ए दे रखी है हमको, ये वाली साइड भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये टोटल लेंथ ए है, तो ये हाफ डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक की, a/2। तो ये जो पार्टिकल है इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a/2 लिख देते हैं इधर, a/2। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो जितना इसकी हाइट है, इस x एक्सिस से जितना हाइट पे ये पार्टिकल है, h बोल देता हूं, ये h ही क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट होगा। तो h कैसे पता करेंगे, कौन सा ट्राइंगल बता रखा है इसने, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें हर एक एंगल कितना होता है बताओ, 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये जो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे एंगल के सामने ये वाली साइड जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं ये कैलकुलेट करना है, और ये हाइपोटेनियस है जो कि मुझे दे रखा है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होगा, साइन थीटा, यानी साइन 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि h बाई हाइपोटेनियस यानी कि a। साइन 60 √3/2 होगा, तो h की वैल्यू आएगी यहाँ पे, a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3/2 से, तो a √3/2, ये h की वैल्यू आ गई, यानी कि ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ गया √3/2a। तो हर एक जो पार्टिकल है, हर एक जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, उसके आपके पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब इसका x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का और y कोऑर्डिनेट हम इजीली बता सकते हैं। जैसे मुझे xcm पता करना है तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। m1 कितना है देख के बताओ, 1 किलोग्राम, इसका x कोऑर्डिनेट 0, m2 कितना है 3/2 किलोग्राम, इसका x कोऑर्डिनेट a, तीसरा मास कितना है 2 किलोग्राम, इसका x कोऑर्डिनेट बताओ देख के, a/2, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी 1 प्लस 3/2 प्लस 2, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, xcm कितना आएगा देखते हैं, ये तो 0 बन गया, ये 3/2a है, ये 2 से 2 उड़ा दोगे तो a बचेगा, यानी कि ये बनेगा 5/2a ऊपर, और नीचे आएगा ये 2 + 1 यानी कि 3, 3 + 3/2 ये आएगा 9/2। सॉल्व करोगे ना तो ये 5a/9 बन रहा होगा, ठीक है, 5a/9, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया x कोऑर्डिनेट। बोलो आया क्या समझ में। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, जो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 कितना है 1 किलोग्राम, y1 कितना है 0, m2 कितना है 3/2 किलोग्राम, और ये m2 है, और y2 कितना है 0, m3 कितना है 2 किलोग्राम, और y3 कितना है √3/2 a के बराबर, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। सॉल्व कर लो इसको, ये दो टर्म तो 0 हो गई, ये आएगा 2 से 2 कैंसिल होके √3a डिवाइडेड बाई नीचे बनेगा, सॉल्व करोगे तो 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो YCM अपने पास आएगा 2√3a/9। आप एक काम कर सकते हो, इस 9 को 3 × 3 लिख सकते हो, और जो 3 है उसमें से एक √3 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। तो फाइनली जो आंसर बनेगा,
थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद में वो बनेगा 2a/9 को मैंने 3 इंटू 3 लिखा तो 1/3 तो एज इट इज, और वो जो 1/3 है उसको आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो, तो 1√3 ऊपर कैंसिल होके नीचे सिर्फ √3 बचेगा ये वाला। ठीक है, तो ये अपना जो सेंटर ऑफ मास है उसका y कोऑर्डिनेट आ गया। तो x कोऑर्डिनेट है 5a/9 और y कोऑर्डिनेट है 2a/3√3, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जो x और y कोऑर्डिनेट है ना सेंटर ऑफ मास के, वो हमने कैलकुलेट कर लिए, सिंपल ज्योमेट्री यूज करी है, फॉर्मूला वही लगाना है आपको, फॉर्मूले में कुछ नया नहीं है, थोड़ी ज्योमेट्री यूज करनी है और उससे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम एंड 30 किलोग्राम इज एट 0 0 0, मतलब ओरिजिन के ऊपर है। 3 पार्टिकल्स है कोई 10 20 और 30 किलोग्राम के, उनका सेंटर ऑफ मास कहां पे आ रहा है? ओरिजिन पे आ रहा है। वेयर शुड ए पार्टिकल ऑफ मास 40 किलोग्राम बी प्लेस्ड सो दैट द सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट एट 3,3,3। 3 मास तो पहले से हैं जिनका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे, एक फोर्थ मास सिस्टम में और रखा जा रहा है 40 किलोग्राम, उसको किस पोजीशन पे रखना चाहिए, उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या होनी चाहिए, ताकि जो पूरे सिस्टम का, अब 4 मास आ जाएंगे सिस्टम में, उन पूरे 4 मासेस का या पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे शिफ्ट हो जाना चाहिए? 3,3,3 पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए फोर्थ मास को कहां पे रखेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज बताओ कि ये जो पहले 3 मास है ये कहां पे ये जहां भी रखे हुए हैं इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे आ रहा है? 0,0,0 पे आ रहा है। तो इन तीनों को मिला के एक ही ऑब्जेक्ट मान लो पहले तो, क्योंकि इनका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आपको पता ही है। जो पहले जो 3 मास है इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे आ रहा है? 0,0,0 पे, और तीनों मास मिला के कितने हैं? 10 20 30 मिला के 60 किलोग्राम है, यानी कि 60 किलोग्राम का सेंटर ऑफ मास कहां पे है? 0,0,0 पे है, ऐसा मान लिया। इसको तो अपन छेड़ ही नहीं रहे ना कि 3 मास जहां पे हैं वो तो वहीं रहेंगे, फोर्थ मास और लाके रखना उनके आसपास। जो फोर्थ मास है वो कितना है? 40 किलोग्राम, ये 40 किलोग्राम है। मान लो इसका जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, अगर वो x, y, z है, ये हमको पता करना है वैसे कि एक्स वाई जेड क्या होगा, ये आपको पता करके बताना है। और साथ ही ये बोला गया कि ये वाला मास, ये सिस्टम पूरा 3 मास का, और ये वाला जो मास है फोर्थ मास, इन सब का मिला के जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसके कोऑर्डिनेट आएंगे 3,3,3। 3 मास तो ये हो गए, फोर्थ मास ये हो गया जो हमने कोई x, y, z कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है। इन 3 और 1 4 का मिला के जो सेंटर ऑफ मास बनेगा वो इस कोऑर्डिनेट पे आ रहा है 3,3,3 पे। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक ऑब्जेक्ट तो ये है 60 किलोग्राम का जो ओरिजिन पे रखा है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है 40 किलोग्राम का जो x, y, z पे रखा है, और इन दोनों का मिला के जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है वो 3,3,3 पे आ रहा है। तो क्या चीज पता है इसमें आपको? इन दोनों मासेस का एक तरह से सेंटर ऑफ मास है उसका x, y, z कोऑर्डिनेट पता है। x कोऑर्डिनेट कितना है? 3। इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं, जैसे 2 मास के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे xcm बराबर m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये लगाते हैं, देखो xcm कितना है? 3, तो 3 लिख दिया। m1 कितना है? 60 किलोग्राम, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 0। m2 कितना है? 40 किलोग्राम, इसका x कोऑर्डिनेट x डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 60 प्लस 40। ये इधर ले जाओ, ये 100 बनेगा तो ये आ जाएगा इधर 300 इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये आएगा 40 x के बराबर। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 300/40, यानी कि सॉल्व करोगे तो 7.5 के बराबर आएगी। ऐसे जब आप y और z कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो फॉर्मूला सेम ही टाइप से बनेगा, क्योंकि ये 333 है ना, इसलिए आंसर सेम ही आएंगे 7.5 7.5 7.5। तो आपका जो आंसर होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा। सिंपली आपको क्या करना है इस टाइप की क्वेश्चन में, अगर आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे रखे हैं तो जो अननोन कोऑर्डिनेट है वो लिख दो और फिर इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो इसको। इसमें सिर्फ x के लिए मैंने कैलकुलेट करके बताया, अगर ये y और z कोऑर्डिनेट कुछ अलग होते तो y और z की वैल्यू कुछ अलग आती। अब यहाँ पे ये सेम ही वैल्यू पुट करनी है, जैसे आप फॉर्मूला ये यूज करोगे y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, वैल्यूज ये पुट करोगे, ycm होगा 3, इधर होगा m1 60, y1 होगा 0 नहीं, और m2 होगा 40, उसका y कोऑर्डिनेट होगा y,
फिर 60 + 40, तो आंसर तो वही बनेगा सॉल्व करने पे 7.5। वो तीनों कोऑर्डिनेट सेम ही आएंगे क्योंकि ये तीनों कोऑर्डिनेट सेम है, इसलिए। आया समझ में? A system consisting of two objects and has a total momentum 18 kilogram meter per second I cap, and its center of mass has the velocity 3 meter per second I cap. One of the object has the mass 4 kilogram and velocity 1.5 meter per second I cap. Then find the mass and velocity of the other object. अब जो जो डेटा क्वेश्चन में गिवन है उससे हम सॉल्व करेंगे इसको। ये बोल रहा है कि एक सिस्टम है जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं और उनका टोटल जो मोमेंटम दे रखा है वो है 18 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आई कैप, ठीक है। ये 18 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आई कैप आपको उन दोनों मासेस का टोटल मोमेंटम दे रखा है, ठीक है। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी भी दे रखी है VCM, ठीक है। VCM क्या दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड आई कैप दे रखा है। अगर आपको पूरे सिस्टम का मोमेंटम पता है, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता है, तो पूरे सिस्टम का मास आप इजीली पता कर सकते हो। कैसे? मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये सेंटर ऑफ मास के लिए लगाएंगे फॉर्मूला। ये सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम है तो इधर वेलोसिटी भी किसकी आएगी सेंटर ऑफ मास की आएगी। ये कितना है 18 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आई कैप। ये आई कैप चलो लिख देता हूं मैं, ये आई कैप में आएगा और मास कैलकुलेट करना है। ये VCM है 3 आई कैप मीटर पर सेकेंड, मैंने लिखा नहीं है। ये देखो आई कैप दोनों साइड में उड़ा दो, 3 से 18 को कैंसिल करोगे तो 6 आएगा, यानी कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 किलोग्राम के बराबर। यानी कि जो टोटल मास है सिस्टम का वो 6 किलोग्राम है। इसने बोला कि उसमें से एक मास कितना है 4 किलोग्राम का है। एक ऑब्जेक्ट उसमें से 4 किलोग्राम मास का है तो दूसरा ऑब्जेक्ट कितने मास का होगा। अगर m1 4 किलोग्राम है और टोटल मास अगर 6 किलोग्राम है तो m2 कितना हुआ बताओ 2 किलोग्राम हुआ। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दूसरे ऑब्जेक्ट का मास अपने पास आ गया। अब ये भी बताना है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो एक चीज नोटिस करो, पूरे सिस्टम का मोमेंटम दे रखा है ना, पूरे सिस्टम का मोमेंटम दे रखा है तो वो बराबर होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल मोमेंटम के सम के, m1 v1 प्लस m2 v2। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग मोमेंटम कैलकुलेट करके फिर उनको वेक्टरली ऐड करते हो तो वो पूरे सिस्टम के मोमेंटम के बराबर आना चाहिए। सिंपल सी बात है भैया, पूरे सिस्टम का मोमेंटम हमको क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो दे रखा है 18, ये 18 पुट कर दो यहाँ पे। मास m1 कितना है 4 किलोग्राम और उसके लिए वेलोसिटी दे रखी है आपको 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो इंटू 1.5 कर देंगे। ये आई कैप इन सब में आएगा प्लस m2 कितना है यहाँ पे 2 किलोग्राम है और उसकी वेलोसिटी हमको पता करनी है। चलो बताओ क्या आएगा, ये आएगा 6 और ये इधर जाएगा तो ये आएगा 12 आई कैप माइनस हो जाएगा ना, और ये इधर बचा 2 v2 और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो v2 अपने पास क्या आएगा बोलो 6 आई कैप के बराबर आएगा मीटर पर सेकेंड। ये दूसरे वाले मास की वेलोसिटी आ गई अपने पास। पहले मास की वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे वाले की क्या होगी 6 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, masses 1 kilogram, 1.5 kilogram, 2 kilogram and m kilogram are situated at, ये आपको उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m if their center of mass is at 1,1,3/2। ये चार मास इसने बता रखे हैं। एक 1 किलोग्राम है, पहला क्या है 1 किलोग्राम जिसका कोऑर्डिनेट है जहां पे वो रखा हुआ 2,1,1। सेकंड मास है यहाँ पे 1.5 किलोग्राम, ये कहां पे रखा है सेकंड वाला मास रखा है 1,2,1 के ऊपर। थर्ड मास कितना है 2 किलोग्राम, ये कहां पे रखा है ये रखा है 2,-2,1 के ऊपर। और फोर्थ मास क्या है m किलोग्राम, वो कहां पे रखा है ये है -1,4,3 पे। और ये बोल रहा है कि ये पूरा जो सिस्टम है इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका कोऑर्डिनेट आ रहा है अपने पास में 1,1,3/2 ये आ रहा है अपने पास। तो बताना है कि जो m है उसकी वैल्यू क्या होगी, जो अननोन मास है उसकी वैल्यू बतानी है। आसानी से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे एक ही चीज अननोन है वो है m। तो आप एक काम करो, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आपको दे ही रखे हैं, आप सिंपल xcm का फॉर्मूला लिखो। xcm इक्वल टू क्या होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3
x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाई क्या आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। बस इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, अपने आप ही m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। xcm क्या है यहाँ पे 1 इक्वल टू m1 कितना है 1 किलोग्राम, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। m2 कितना है 1.5 किलोग्राम, x कोऑर्डिनेट क्या है 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। m3 कितना है 2 किलोग्राम, x कोऑर्डिनेट क्या है 2, m4 कितना है m, x कोऑर्डिनेट क्या है -1 डिवाइडेड बाय क्या करना है टोटल मास 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस m। ये इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो इसको। ये आएगा इधर 2 + 1 3 और ये 4.5 प्लस m, ये उधर जाएगा तो 4.5 प्लस m बन गया इधर तो, और ये ऊपर सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये आएगा 2, ये 1.5 यानी कि हो गया 3.5, ये आएगा यहाँ पे 4 यानी कि 7.5 माइनस m। ये जो m है ये इधर जाएगा तो ये 2m बन जाएगा, और ये 4.5 इधर आएगा तो ये 3 बचेगा इधर माइनस होके। m क्या है यहाँ पे 1.5 किलोग्राम। ये है अपना फाइनल आंसर। तो जो फोर्थ मास है वो कितना होगा 1.5 किलोग्राम के बराबर होगा। आसान है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a particle of mass 200 gram is dropped from a height of 50 meter and another particle of mass 100 gram is simultaneously projected up at 100 meter per second. Find the velocity of center of mass after 1 second. दो पार्टिकल की बात कर रहा है। जो पहला पार्टिकल है उसको किसी हाइट से हमने गिराया, ड्रॉप किया है, यहां से छोड़ा, जिसका मास कितना है 200 ग्राम के बराबर है। इसको ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। इसको ड्रॉप कर दिया और दूसरा जो पार्टिकल है उसका मास है 100 ग्राम, उसको ऊपर की तरफ फेंका। ये m2 है 100 ग्राम और इसको किधर फेंका हमने ऊपर की तरफ, इसको प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। तो आपको जो वेलोसिटी इसकी वो दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ये दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा है, एक को ऊपर फेंका और एक को ड्रॉप किया है। कुछ देर बाद में ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो जिस वेलोसिटी से ये 1 सेकेंड बाद में जा रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग ये बताना है कि इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनका सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, 1 सेकेंड बाद की बात कर रहा है। तो पहले पार्टिकल के लिए हम देखते हैं, ये दूसरा पार्टिकल है, ये पहला पार्टिकल है। फर्स्ट पार्टिकल के लिए 1 सेकेंड बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो पता कर लेते हैं। तो जब ये ड्रॉप किया गया होगा तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा जी, जिसकी वैल्यू 10 लेंगे, और नीचे इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है आते आते। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है v = u + at, ये आपको यूज करनी है। t की वैल्यू 1 सेकेंड लेनी है और एक्सेलरेशन +g लेना है। v अपने पास निकल के आ जाएगा, इसको v1 बोल देता हूं। पहले पार्टिकल की 1 सेकेंड बाद में वेलोसिटी, ये यहाँ पे पहुंच गया होगा कहीं पे, और इसकी वेलोसिटी होगी v1, जो कितनी आएगी सॉल्व करने पे। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, एक्सेलरेशन 10 लेंगे, नीचे आते टाइम पे +g लेना है, यानी +10 लेना है, टाइम 1 सेकेंड है, तो v1 आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो पार्टिकल है जिसको ड्रॉप किया गया है ये 1 सेकेंड बाद में 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा होगा। दूसरा वाला पार्टिकल है वो ऊपर फेंका गया है इतनी स्पीड से, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी क्या है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। आप चाहो तो इसको u लिख दो, है ना, इसको u लिख देते हैं, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो 1 सेकेंड बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इसके लिए भी सेम इक्वेशन चिपकानी है। ठीक है, इस इक्वेशन में v मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसको मैं v2 बोल देता हूं। सेकेंड पार्टिकल के लिए लगा रहा हूं मैं, u कितना है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 100, और ऊपर जाते टाइम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा, इसलिए वो माइनस में लेना पड़ेगा। तो -10 इंटू टाइम 1 सेकेंड, तो v2 कितना आया 90 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये कहीं यहाँ पे पहुंच गया होगा और ये 90 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा होगा। अब दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी भी पता है आपको, उसकी डायरेक्शन भी पता है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आप इजीली पता कर सकते हो। क्या फॉर्मूला लगाना है, VCM = m1v1 प्लस m2v2 प्लस डिवाइडेड m1 प्लस m2। क्या है फॉर्मूला, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये लगाना है। VCM हमको पता करना है, m1 कितना है 200 ग्राम,
देखो इस पे किलोग्राम में लिखना जरूरी नहीं है फॉर्मूले में, आप कहीं सोचो कि किलोग्राम में चेंज करके पुट करते हैं हम तो वैल्यूज, यहाँ पे ऊपर और नीचे आप ग्राम में लिखोगे तो वो यूनिट कैंसिल हो जाती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला मास कितना है 200 ग्राम, उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा मास कितना है, दूसरा है 100 ग्राम और उसकी वेलोसिटी क्या है 90 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये वेलोसिटी नीचे की तरफ है और ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ध्यान रखना डायरेक्शन के हिसाब से। तो इसको हम -90 ले लेते हैं। माइनस किसको लिया है, ऊपर वाली वेलोसिटी को हमने नेगेटिव माना है इस क्वेश्चन में और नीचे वाली वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव माना है। डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 200 प्लस 100, बताओ क्या आएगा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2000, ये आएगा 9000 माइनस का, तो ये आएगा माइनस का 7000 डिवाइडेड बाई 300, तो सॉल्व करोगे तो -70/3 आ गया अपने पास में। अब ये माइनस में आ रही है वेलोसिटी, अब माइनस में वेलोसिटी कौन सी मान रखी है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की ये आएगी 70/3 मीटर पर सेकेंड, और कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, अपवर्ड मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आया समझ में, देखो दो ऑप्शन है इसमें, सी वाला है 70/3 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। अब क्योंकि डाउनवर्ड वेलोसिटी को आपने पॉजिटिव माना है, अपवर्ड वेलोसिटी को आपने क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव माना है, तो आंसर अगर पॉजिटिव निकल के आता तो मैं बोलता कि ये डाउनवर्ड जा रहा है सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे आंसर आ रहा है नेगेटिव में, और नेगेटिव वाली वेलोसिटी कौन सी है, ऊपर वाली, ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी वो नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ जा रहा होगा इतनी वेलोसिटी से, 70/3 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, माइनस की सिंबल का ये मतलब है, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये जो सिस्टम दे रखा है इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा ना उसका आपको एक्सेलरेशन बताना है कैलकुलेट करके। तो उसके लिए आपको इन दोनों मासेस का एक्सेलरेशन पता करना पड़ेगा कि ये कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहे हैं और कितने एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहे हैं। फिर आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता करेगा, उसके लिए तो सीधा फॉर्मूला है ACM इक्वल टू क्या होता है m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला चिपका देंगे। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि किस एक्सेलरेशन से ये दोनों मास मूव कर रहे होंगे। इस टाइप की इक्वेशन हम पहले कर चुके हैं, एक m मास है दूसरा 3m मास है, ये भारी है ये हल्का है, तो ये नीचे जा रहा होगा विद एक्सेलरेशन a, ये ऊपर जा रहा होगा विद एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा जो सिस्टम पे लग रहा होगा। तो ये वाला जो मास है इसकी वजह से वेट फोर्स लगेगा 3mg, लेकिन इधर जो वेट फोर्स लगेगा mg वो इसके मोशन का अपोज करेगा क्योंकि वो इधर नीचे लग रहा होगा, तो माइनस करना पड़ता है वो mg डिवाइडेड बाई क्या आएगा टोटल मास जिसको मूव करवाया जा रहा है यहाँ पे m प्लस 3m। सॉल्व करोगे तो a इक्वल टू आएगा, ये ऊपर बनेगा 2mg डिवाइडेड बाई 4m यानी कि आएगा g/2। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम अपने पास निकल के आ गया कि ये किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, g/2 से नीचे जा रहा है और ये g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ये दोनों बात समझ में आ गई क्या। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। देखो मान लो कि ऊपर वाले एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मान लिया, नीचे वाले एक्सेलरेशन को हमने नेगेटिव मान लिया। एक को पॉजिटिव मानना है एक को नेगेटिव मानना है, आपकी मर्जी है जिसको आप पॉजिटिव मानो नेगेटिव मानो। मान लो कि ये वाला एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जो पहला मास है वो है m, उसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ कितना g/2। ठीक है, प्लस m2 कितना है 3m और उसका एक्सेलरेशन कितना है g/2 नीचे की तरफ, तो उल्टा है ना, उल्टा है तो माइनस में लिखना पड़ेगा -g/2। नेगेटिव में क्यों लिखा, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और दूसरे का नीचे की तरफ है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना है। पहला मास m दूसरा मास 3m, बताओ आंसर क्या आएगा सॉल्व करोगे तो ये mg/2 ये आएगा माइनस का 3mg/2 यानी कि ऊपर बनेगा mg डिवाइडेड बाई 4m यानी कि आ गया g/4 और ये माइनस में आएगा, है ना। माइनस का सिंबल ये शो कर रहा है कि हमने ये वाला जो एक्सेलरेशन है इसको नेगेटिव लिया है ना, तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ होगा और कितना होगा g/4 के बराबर होगा। बात समझ में है ना, तो इससे माइनस से कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो नेगेटिव में आ गया, आंसर तो है ही नहीं ऐसा। तो ये तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख के बताया कि कितना एक्सेलरेशन है, बाकी डायरेक्शन पूछता तो हम बताते कि ये एक्सेलरेशन किधर है
डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आंसर कैसा आ रहा है? नेगेटिव। और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को आपने नेगेटिव लिया है, अपवर्ड को आपने पॉजिटिव लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का g/4 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बोलो आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन ऑफ मास 80 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रॉली ऑफ मास 320 किलोग्राम। द ट्रॉली इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। If man start walking on trolley at speed 1 meter per second with respect to the trolley, then after 4 seconds his displacement relative to the ground will be। अब इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है पहले समझो इसको। ये बोल रहा है कि एक ट्रॉली है, ये मान लो ट्रॉली हो गई, जिसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है, ये वो पर्सन है, इसका मास दे रखा है m1 मान लेते हैं 80 किलोग्राम, और जो ट्रॉली है उसका मास आपको दे रखा है m2 मान लो इसको, ये कितना है 320 किलोग्राम के बराबर। अब ये क्या करता है, ये ट्रॉली किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है? 0। ठीक है, तो यहाँ पे स्मूथ सरफेस है ऐसा बोल सकते हो आप। ये क्या करेगा पर्सन, इसके ऊपर चलना स्टार्ट करता है, और कितनी स्पीड से चलता है? इसकी स्पीड दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकेंड के अंदर। 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड का मतलब क्या हुआ? 1 मीटर डिस्टेंस कवर हो रही है 1 सेकेंड के अंदर। 1 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 मीटर चल रहा है पर सेकेंड, तो ये 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा इधर 1 सेकेंड के अंदर। तो 4 सेकेंड की बात कर रहा है कि 4 सेकेंड में जब ये आगे जाएगा तो बताना है कि इस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना होगा। आप बोलोगे 4 सेकेंड में ये 4 मीटर चला जाएगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 4 मीटर चला गया, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये आगे चलने की कोशिश करेगा तो ये फोर्स लगा रहा होगा ट्रॉली के ऊपर, और ट्रॉली किस पे रखी हुई है? स्मूथ सरफेस पे, तो ये ट्रॉली पीछे खिसकना स्टार्ट हो जाएगी। ये आगे जाएगा तो ट्रॉली धीरे धीरे पीछे खिसकेगी। इसका मास ज्यादा है वैसे ट्रॉली का, तो ये कम खिसकेगी, जितना ये चलेगा उतना नहीं खिसक पाएगी, लेकिन थोड़ा पीछे जरूर खिसकेगी, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है, फ्रिक्शन तो है नहीं जो उसको खिसकने से रोक लेगा। तो यहाँ पे दो एक्टिविटी एक साथ होंगी, पर्सन आगे जा रहा होगा और ट्रॉली पीछे खिसक रही होगी। तो जब पर्सन इसके ऊपर चल के जा रहा होगा तो ट्रॉली धीरे धीरे पीछे आ रही है, तो जितना ये चला है 4 सेकेंड में ट्रॉली के ऊपर, कितना चला? 1 सेकेंड में ये 1 मीटर चलता है, इसकी स्पीड से ये पता चल रहा है, तो 4 सेकेंड में चलेगा 4 मीटर, तो ट्रॉली के ऊपर तो ये चलेगा 4 मीटर, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो 4 मीटर से कम डिस्टेंस आएगी वो, क्योंकि ट्रॉली वापस पीछे आ गई ना थोड़ी सी। अब मान लो कि ये ट्रॉली पीछे आ रही है किसी x डिस्टेंस से, जब ये आगे जा रहा है तो ट्रॉली थोड़ी सी पीछे आ गई, और कितना डिस्टेंस पीछे आई बताओ? कोई x डिस्टेंस पीछे आ गई है। ठीक है, तो अगर पर्सन का डिस्प्लेसमेंट देखा जाए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो वो कितना होगा? 4 - x होगा, मतलब 4 मीटर ये आगे चला, ट्रॉली पीछे आ गई वापस x मीटर, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये कितना आगे गया? 4 - x, और ट्रॉली कितना पीछे आ गई? x डिस्टेंस पीछे आ गई। लेकिन एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये पर्सन और ये ट्रॉली, ये दोनों एक कंबाइंड सिस्टम है, मतलब जब ये पर्सन आगे जा रहा होगा तो ये इस ट्रॉली के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम पे, जो भी फोर्स लग रहा है वो इंटरनल लग रहा है। ये पर्सन आगे जा रहा है जिसकी वजह से इस ट्रॉली पे फोर्स लग रहा है, ट्रॉली पीछे खिसक रही है। बाहर से धक्का मार के इस ट्रॉली को नहीं खिसकाया गया है, ये इस पर्सन को नहीं खिसकाया गया है। ये कौन सा फोर्स लग रहा है इनके बीच में? इंटरनल फोर्स। समझ में आए? और अगर इंटरनल फोर्स ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है तो उनका सेंटर ऑफ मास अफेक्ट होता है क्या उससे? नहीं। इस पूरे सिस्टम का, इस पर्सन और इस ट्रॉली का सेंटर ऑफ मास पहले मान लो यहाँ पे था, ये वाला पॉइंट मैं ओरिजिन मान लेता हूँ एक बार, ये वाला पॉइंट क्या है? ओरिजिन 0,0 पे था मान लो। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा करते हैं कि ओरिजिन पे हम सेंटर ऑफ मास एज्यूम कर लेते हैं शुरुआत में। तो इस पर्सन और इस ट्रॉली का जो सेंटर ऑफ मास है मान लो वो यहाँ पे है शुरुआत में, तो बाद में भी यही होगा 0,0 पे, ये तो चेंज होगा ही नहीं ना। अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है पर्सन, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा, तो 4 सेकंड में ये चल चुका होगा 4 × 1, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम वाला फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे 4 × 1 यानी कि 4 मीटर चल रहा होगा ये, तो 4 मीटर आगे चलेगा, ट्रॉली पीछे खिसक जाएगी x मीटर, तो जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 4 - x, ट्रॉली का होगा x जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए उसको माइनस में लेना पड़ेगा, और सेंटर ऑफ मास वही का वही है यानी कि 0 पे है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे xcm इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई क्या करना है? m1 प्लस m2। xcm की जगह 0 पुट कर दो,
क्योंकि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, वो 0 पे था पहले, वहीं पे रहेगा। m1 कितना है, पहला मास है 80 किलोग्राम, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 4 माइनस एक्स, ठीक है, 4 आगे चला, x पीछे चला गया वापस ट्रॉली के खिसकने से, प्लस ट्रॉली का मास कितना है 320 किलोग्राम, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है उधर माइनस एक्स, उल्टा चली ना ट्रॉली, ये इधर आया तो ट्रॉली उधर जा रही है, तो माइनस में लेना पड़ेगा x को। m1 कितना है 80 किलोग्राम और m2 कितना है 320 किलोग्राम, ये तो पूरा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बनेगा, तो 0 इक्वल टू हम लिख देंगे 80 इंटू 4 माइनस एक्स प्लस की जगह माइनस ही ले लेता हूँ, ये माइनस बाहर मल्टीप्लाई करके 320 एक्स। थोड़ा सॉल्व कर लो, वैसे डायरेक्टली ये इक्वेशन आप लिख सकते हो, क्योंकि ये जो भी अपॉन में लिखोगे ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो 0 ही बनेगा इधर, तो सीधा ऊपर वाली जो टर्म है ना वो वाली लिख के आप सॉल्व कर सकते हो इसको। जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 320 माइनस 80 एक्स माइनस 320 एक्स, तो ये कितना हो गया 400 एक्स हो गया इधर, ये इधर ले आओ, तो 400 एक्स इक्वल टू 320, तो बताओ एक्स कितना आया, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.8 मीटर के बराबर, यानी कि जो ट्रॉली है वो कितना खिसकी इधर 0.8 मीटर। तो अगर ये पूछता है कि ट्रॉली कितना खिसक रही है तो ये अपना आंसर आ गया, लेकिन ये नहीं पूछा, इसने पूछा कि इस पर्सन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो होगा 4 माइनस एक्स, यानी कि 4 में से 0.8 को माइनस करो, कितना आएगा 3.2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा 4 माइनस एक्स, यानी कि 4 माइनस 0.8 यानी कि 3.2 मीटर अपना आंसर होगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, इसकी वजह से अगर पर्सन आगे जाएगा तो ट्रॉली पीछे खिसकेगी, तो ट्रॉली का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो होगा 0.8 मीटर और इस पर्सन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा 3.2 मीटर के बराबर। आया समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन ऑफ मास 80 किलोग्राम स्टार्ट वॉकिंग ऑन ए प्लैंक ऑफ मास 40 किलोग्राम एंड स्टॉप्स आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर ऑन द प्लैंक, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैंक ऑन द स्मूथ सरफेस। देखो इसमें ये बोल रहा है कि एक 80 किलोग्राम का कोई पर्सन है, वो इसके ऊपर 6 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो ये क्योंकि प्लैंक स्मूथ सरफेस पर रखा है तो जैसे ये पर्सन आगे चलेगा प्लैंक पीछे खिसकेगा, तो मान लो ये जो प्लैंक है ये किसी x डिस्टेंस से पीछे खिसक गया, तो आपको पूछा है कि जो प्लैंक है उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ कि पीछे की तरफ कितना होगा। ठीक है, जो प्लैंक है उसका मास दे रखा है 40 किलोग्राम, पर्सन का मास दे रखा है 80 किलोग्राम, ये m1 मान लेते हैं, ये m2 मान लेते हैं। ठीक है, m2 कितना है 40 किलोग्राम, m1 कितना है 80 किलोग्राम। अब ये जो पर्सन है ये प्लैंक के ऊपर चल रहा है 6 मीटर, तो ये 6 मीटर आगे चलेगा, तो इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना माना जाएगा। ये अपने मन में तो ये 6 मीटर आगे चला गया, लेकिन प्लैंक के पीछे खिसकने से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 6 माइनस एक्स डिस्टेंस ही कवर कर पाया। समझ में आया क्या? ये सोच के चल रहा है कि मैं तो 6 मीटर चल रहा हूं, लेकिन क्योंकि प्लैंक नीचे से पीछे खिसक रहा है इसकी वजह से इसका जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है वो कितना माना जाएगा 6 माइनस एक्स मीटर माना जाएगा। और प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा पीछे की तरफ एक्स मीटर। ठीक है, अब क्योंकि इस कंबाइंड सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी लोकेशन चेंज नहीं हो सकती, अगर वो पहले मान लो ओरिजिन पे था तो बाद में भी ओरिजिन पे ही रहेगा, ये हम एज्यूम करते हैं थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए कि मान लो कि इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे है, ओरिजिन के ऊपर है, और ये वाला पॉइंट हमने ओरिजिन मान लिया जैसे 0,0, तो पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, तो जब ये पर्सन इसके ऊपर चल रहा होगा तब भी इसका सेंटर ऑफ मास इसी लोकेशन पे रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों के ऊपर इंटरनल फोर्स लग रहे हैं। ये प्लैंक के ऊपर फोर्स लगा रहा है जिसका रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर आ रहा है, तो ये इंटरनल फोर्स है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो XCM इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, ओरिजिन पे, बाद में भी कहाँ होगा, ओरिजिन पे होगा। पर्सन का मास कितना है 80 किलोग्राम, कितना चला वो, तो 6 मीटर आगे चला, x मीटर वापस आ गया प्लैंक के खिसकने से, तो ये चला 6 माइनस एक्स मीटर आगे की तरफ। प्लैंक कितना पीछे खिसक रहा है x मीटर, तो इसकी जो डिस्टेंस है उसको नेगेटिव में पुट करना पड़ेगा,
तो प्लस 40 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस में पुट कर रहा हूं, समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि पर्सन आगे गया प्लांक पीछे आया, उल्टा चल रहा है ये, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 80 प्लस 40, ये इधर मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, तो 0 इक्वल टू ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा 480 माइनस 80x माइनस 40x, ये आएगा 120x इक्वल टू 480। पूरा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर के बराबर, यानी कि जो प्लांक है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 4 मीटर के इक्वल। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 4 मीटर आ रही है। और अगर पूछे कि पर्सन कितना आगे चला, तो 6 मीटर आगे चला, 4 मीटर वापस आ गया, तो मतलब 2 मीटर चल पाए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, वो भी लिख देता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो होगा 6 माइनस एक्स यानी कि 6 माइनस 4 यानी कि 2 मीटर। ये अपना फाइनल आंसर होगा। आया समझ में? ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बिगर ब्लॉक ऑन द इंस्टेंट व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक रीच द ग्राउंड। यहाँ पे आपको दो ब्लॉक दिखा रखे हैं, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, और ये स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ऊपर वाले ब्लॉक का मास m है और इस बड़े वाले ब्लॉक का मास है 10m। ये वाली डिस्टेंस आपको दिखा रखी है 2.2 मीटर, और ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। अब ये फिसल के नीचे आएगा, तो इमेजिन करो कि ये फिसल के नीचे आ रहा है, तो ये इसके ऊपर एक वेट फोर्स लगा रहा होगा नीचे वाले ब्लॉक पे, तो इस फोर्स की वजह से, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ये किधर खिसकेगा, पीछे की तरफ खिसकना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो आ रहा होगा आगे की तरफ, और ये जो ब्लॉक है बड़े वाला, ये पीछे की तरफ खिसक रहा होगा थोड़ा थोड़ा। समझ रहे हो बात? इमेजिन करो ये फिसल के नीचे आ रहा है, तो ये वाला ब्लॉक किधर खिसकेगा, पीछे की तरफ खिसकेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वेट फोर्स, उसकी वजह से ये पीछे खिसकने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, तो मान लो कि जब तक ये नीचे आया तब तक ये पीछे खिसक चुका है किसी एक्स डिस्टेंस से, मतलब ये यहाँ पे आ गया, सपोज करो ये इसकी फाइनल पोजीशन है, यहाँ पे आ गया, कितना खिसका, ये किसी एक्स डिस्टेंस से पीछे खिसक गया। आया समझ में ये? अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे हम, क्योंकि हमें तो एक्स ही बताना है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो पहले यहाँ पे था इस पोजीशन पे मान लो, फिर ये यहाँ पे आ गया होगा, नीचे आ गया होगा, तो उस सिचुएशन में ये वाला जो ब्लॉक है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा 2.2 मीटर, लेकिन क्योंकि ये इस ब्लॉक के ऊपर आ रहा है फिसल के, तो ब्लॉक साथ साथ पीछे खिसक रहा है, तो कितना पीछे खिसका, ये x मीटर। तो x एक्सिस के अलोंग अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का, इस छोटे वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, तो वो माना जाएगा 2.2 माइनस एक्स। माइनस क्यों किया बताओ? क्योंकि ब्लॉक, बड़े वाला ब्लॉक साइमल्टेनियसली पीछे खिसकता जा रहा है। जब तक ये नीचे पहुंचेगा तब तक ये x डिस्टेंस पीछे चल चुका होगा बड़े वाला ब्लॉक, तो छोटे वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा x एक्सिस के अलोंग 2.2 माइनस एक्स, और बड़े वाले ब्लॉक का, क्योंकि ये इधर आ रहा है तो ब्लॉक पीछे जा रहा है बड़े वाला ब्लॉक, तो उसका डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा माइनस एक्स। क्यों माइनस क्यों लिया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बाकी कहानी सेम है, एक्सीएम इक्वल टू होता है m1 x1 प्लस m2 x2, ये फॉर्मूला चिपका देंगे, m1 प्लस m2। अब क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है ना, ये वाला जो सिस्टम है, इसमें एक्सटर्नली तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो चेंज होगा नहीं, पहले जहां पे था वहीं पे बाद में रहेगा। तो मान लो इस सिस्टम का पहले सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे था, तो बाद में भी ओरिजिन पे रहेगा, तो एक्सीएम की वैल्यू 0 पुट कर दो ओरिजिन के लिए। ठीक है, और m1 कितना है, m, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ छोटे वाले ब्लॉक का, इसका हुआ 2.2 माइनस एक्स, बड़े वाले ब्लॉक का मास है 10m, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ माइनस एक्स, डिवाइडेड बाई m प्लस 10m, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये तो 0 बनेगा, इक्वल टू आएगा 2.2m माइनस m इंटू एक्स, ये आएगा माइनस 10m इंटू एक्स, ये हो गया 11m इंटू एक्स इक्वल टू 2.2m। तो बताओ x कितना आएगा, तो ये अपॉन में जाएगा, m तो उड़ाई देते हैं इधर, तो 2.2 अपॉन 11 यानी कि 0.2 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई। हमको क्या पूछा इसने, जो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बिगर ब्लॉक, यही पूछा है कि जो बिगर ब्लॉक है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो होगा 0.2 मीटर के बराबर।
ठीक है, जब तक ये नीचे पहुंचेगा ना तब तक बिगर ब्लॉक कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा पीछे, तो वो होगा 0.2 मीटर के बराबर। बोलो आया क्या समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r is removed from a bigger circular disk of radius 2r such that the circumference of the disk coincide. Find the center of mass of the new disk. ये बोल रहा है कि हमारे पास में कोई डिस्क है, एक बड़ी डिस्क है और उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस है 2r। ये कोई 2r रेडियस की डिस्क है, इसमें से r रेडियस की डिस्क हमने रिमूव कर दी। ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है 2r, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया। ये वाली डिस्टेंस r मान लो, तो r रेडियस की डिस्क का मतलब है ये वाली डिस्क, और ये इस तरीके से रिमूव करिए कि दोनों डिस्क की सरकमफेरेंस कोइंसाइड कर रही है, एक ही पॉइंट पे आ रही है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमने रिमूव कर दिया। कितना कितना पोर्शन रिमूव कर दिया, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमने रिमूव कर दिया। ये वाली डिस्टेंस r है और यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है 2r। तो ये 2r रेडियस की बड़ी डिस्क है, उसमें से ये r रेडियस की छोटी डिस्क हमने क्या करी, रिमूव कर दी। ठीक है, तो ये जो बाकी डिस्क बची है थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं उसको मैं। तो बड़ी डिस्क में से ये वाला पोर्शन रिमूव कर चुके हैं। बड़ी डिस्क का रेडियस कितना 2r, छोटी वाली डिस्क का रेडियस कितना r। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि पहले जब ये कंप्लीट डिस्क थी तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां था, इसी पॉइंट पे था जहां पे इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, और जब आपने ये वाला पोर्शन रिमूव किया तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर खिसक गया होगा, इमेजिन करो। देखो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स एक्सिस के अराउंड ये डिस्क आपको सिमेट्रिक दिखेगी, इसको रिमूव करने के बाद भी। एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे एक जैसी है डिस्क। ठीक है, तो इस पूरी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वाई एक्सिस के अराउंड देखोगे तो इधर मास कम हो गया, इधर थोड़ा ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे कहीं आ गया होगा। अब ये वाला जो पॉइंट है इसकी लोकेशन आपको पता करनी है, बिल्कुल सिंपली हम पता कर लेंगे। सबसे पहले तो जब ये कंप्लीट डिस्क थी तो इसका मास था मान लो m। ठीक है, अब इसमें से आपने कुछ पोर्शन रिमूव कर दिया, तो ये जो रिमूव्ड पोर्शन है इसका मास कितना होगा, ये रिमूव्ड पोर्शन इसका मास है मान लो m डैश। अब ये m डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। जो कंप्लीट डिस्क है उसका एरिया कितना था, तो इसकी रेडियस है, बड़ी वाली डिस्क की रेडियस कितनी है 2r, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा इसका पाई 2r स्क्वायर। भाई पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। जो बड़ी वाली डिस्क है उसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू 2r स्क्वायर। क्या आएगा ये 4 पाई r स्क्वायर आएगा। और छोटी वाली डिस्क जो रिमूव करी गई है इसका एरिया कितना है, ये होगा पाई r स्क्वायर के बराबर। आप देख सकते हो कि जो बड़ी वाली डिस्क है उसकी कंपैरिजन में छोटी वाली डिस्क का एरिया क्या है 1/4 है। ये 4r स्क्वायर है, ये पाई आर, ये 4 पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर है, तो ये इससे क्या है 1/4 है। इसका मतलब अगर बड़ी वाली डिस्क का मास हमने m एज्यूम किया है तो ये जो छोटी वाली डिस्क रिमूव करी है इसका मास कितना होना चाहिए, m डैश होना चाहिए m/4 के बराबर। सिंपल सा लॉजिक लगाया है। बड़ी वाली डिस्क का एरिया देखा मैंने, फिर रिमूव्ड पोर्शन का एरिया देखा, हमने देखा कि ये 4 पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर है। ये जो रिमूव्ड पोर्शन है ये इस बड़ी वाली डिस्क के एरिया का 1/4 है, तो मास भी क्या होगा 1/4 ही होगा। अब आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला चिपकाना है XCM। जैसे x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ही है कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास, उधर वाली साइड में है, तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो मैं लिखूंगा m1 x1। लेकिन अगर आपने कुछ पोर्शन यहां से रिमूव किया है तो उसको माइनस करके लिखना पड़ेगा, तो उसको लिखेंगे माइनस m2 x2। ये रिमूव पोर्शन के लिए लिखी जा रही है टर्म, डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज करते हैं कब, जब हम सिस्टम में कुछ मासेस ऐड करते हैं और उसका सेंटर ऑफ मास पता करते हैं। यहाँ पे पहले से एक सिस्टम था, एक डिस्क थी अपने पास जिसका सेंटर ऑफ मास पहले से पता ही था, सेंटर पे था, लेकिन हमने उसमें से कुछ रिमूव किया है। रिमूव करेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली टर्म भी ये देखो माइनस में आएगी, नीचे वाली टर्म भी माइनस में आएगी। अब पता करो क्या आएगा यहाँ पे आंसर। m1 कितना है, यानी कि पहले शुरुआत में पूरी डिस्क का मास कितना है m, उसका सेंटर मास कहाँ पे था, ओरिजिन पे। ये वाला जो पॉइंट है इसको ओरिजिन मान लो 0,0। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए तो ओरिजिन पे था, तो पहले सेंटर मास था m मास का 0 पे, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 था। फिर माइनस रिमूव कितना किया पोर्शन, m/4 रिमूव कर दिया, उसका सेंटर मास कहाँ पे है,
जो रिमूव पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहाँ पे है। कितनी दूरी पे है, ओरिजिन से r दूरी पे है, तो यहाँ पे r पुट करेंगे। समझ में आया क्या? डिवाइडेड बाय क्या करना है, m, m1 की जगह m यानी कि शुरुआत में जो डिस्क का मास था माइनस इसमें से जो रिमूव पोर्शन है उसका मास m/4। सॉल्व कर लेंगे इसको तो xcm अपने पास आएगा, ये वाली टर्म 0, ये आएगा माइनस m/4 इंटू r, और नीचे जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 3/4 m के बराबर। ये 4 और 4 ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे और ये आएगा m भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का r/3, ये अपना आंसर आएगा। मतलब माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन के इधर यानी कि माइनस x एक्सिस वाली साइड में ये सेंटर ऑफ मास खिसक चुका होगा, यहाँ पे आ गया ये। तो अब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, और कितनी दूरी पे है, तो ये दूरी है यहाँ पे r/3 के बराबर। आया समझ में? ये दूरी r/3 और माइनस क्यों लगा आगे, क्योंकि ये माइनस x एक्सिस की तरफ है। अगर ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ होता तो आंसर प्लस में आता है यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A small disc of radius 2 cm is cut from a disc of radius 6 cm. If distance between their centers is 3.2 cm, then find the center of mass of the new disc. ठीक है, ये बोल रहा है कि एक बड़ी डिस्क है और उसमें से एक छोटी डिस्क हमने रिमूव करी है। ये बड़ी डिस्क मान लो, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। फिर हमने क्या किया है, इस बड़ी डिस्क में से एक छोटी डिस्क रिमूव करी। ये जो बड़ी डिस्क है इसकी रेडियस आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर के बराबर, और इसमें से 2 सेंटीमीटर रेडियस की एक छोटी डिस्क हमने रिमूव करी है। और कहां से रिमूव करी है, तो इसके सेंटर से, ये इसका सेंटर है बड़ी वाली डिस्क का, इसके सेंटर से 3.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। मान लो कि ये पॉइंट है जहां से हमने इस छोटी डिस्क को रिमूव किया है, और ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की 3.2 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमने रिमूव किया है यहाँ पे। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, तो इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। छोटे वाले डिस्क की रेडियस कितनी, 2 सेंटीमीटर। समझ में आया क्वेश्चन? पहले तो ये बताओ कि जो बड़ी डिस्क है अगर इसका मास m है तो छोटे वाले डिस्क का मास कितना होगा, कैसे पता करेंगे? पहले बड़ी डिस्क का एरिया देखो कितना है, बड़ी वाली डिस्क का एरिया होगा पाई r², r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो ये आएगा 36 पाई के बराबर। और जो छोटी वाली डिस्क है इसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर, पाई r² वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो ये आएगा 4 पाई के बराबर। अब ये देखो, ये 36 पाई है, ये 4 पाई है, अगर इनका रेशियो लोगे तो ये वाला जो एरिया आएगा इस छोटी वाली डिस्क का, ये 9 टाइम्स कम आएगा इससे। तो बड़ी डिस्क का मास अगर m एज्यूम किया है तो छोटी वाली डिस्क का मास क्या होगा, m/9 के बराबर होगा, क्योंकि ये 9 टाइम्स कम है एरिया। 9 टाइम्स एरिया कम होगा तो मास भी तो 9 टाइम्स कम हो जाएगा ना, तो m' कितना आ गया, m/9 आ गया। ठीक है, जो पूरी डिस्क थी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था, पहले यहाँ पे था इसके सेंटर पे, जिसको हमने ओरिजिन माना है। और जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, उसका यहाँ पे है। कितनी दूरी पे, तो ओरिजिन से 3.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, दोनों की आपको कोऑर्डिनेट पता चल गए कि पहले इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ था, 0 0 पे, बाद में कहाँ पे है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये 3.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो 3.2, 0 के ऊपर इस रिमूव्ड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास होगा। तो अब जो डिस्क बच गई उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा दो, xcm इक्वल टू m1x1 माइनस m2x2। ये वाली टर्म हमेशा रिमूव्ड पोर्शन के लिए होगी, जो पोर्शन रिमूव किया है उसके लिए लिखेंगे m1 माइनस m2। m1 मास वो है जो कंप्लीट मास है, और m2 वो है जो रिमूव कर दिया उसमें से। xcm पता करना है इक्वल टू x एक्सिस पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा, क्योंकि x एक्सिस के अराउंड ये डिस्क ऊपर नीचे सिमेट्रिक है, तो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं है, इसलिए xcm कैलकुलेट कर रहे हैं, ycm कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, m1 कितना m, x1 कितना 0, भाई बड़ी वाले डिस्क का मास m और उसका सेंटर मास ओरिजिन पे है, तो m इंटू 0 लिखेंगे इसको, माइनस रिमूव्ड पोर्शन का मास है m/9 और उसका सेंटर मास कहाँ पे है 3.2 सेंटीमीटर पे, डिवाइडेड बाई कंप्लीट डिस्क का मास m है, रिमूव्ड पोर्शन का मास है m/9। बताओ क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 बन गया, ये आएगा माइनस में m/9 इंटू 3.2, नीचे क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा 8/9 m, 8
बाई 9m, तो 9 ऊपर चला जाएगा इसमें, ये 9 और 9 कैंसिल, m और m भी कैंसिल, तो ये आएगा, ये कैंसिल कर दिया मैंने और 9 भी कैंसिल कर दिया, 3.2/8, तो ये आएगा माइनस का 0.4 मीटर। और माइनस में आ रहा है इसका मतलब माइनस एक्स एक्सिस वाली साइड में ये सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस एक्स एक्सिस है तो इधर शिफ्ट होगा और कितनी दूरी पे चला जाएगा, तो सेंटर से 0.4 मीटर इधर आ जाएगा। तो ये वाली जो दूरी है सेंटर ऑफ मास की, ये कितनी आ रही है, ये वाली दूरी 0.4 मीटर के बराबर आ रही है। आया समझ में? कर सकते हैं ना, कहीं से भी अब डिस्क का कोई भी पोर्शन कहीं से भी रिमूव कर दे, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं उसको? बताओ, कर सकते हैं इजीली, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए रोड ऑफ लेंथ 3 मीटर वेरीज एज लैम्डा इक्वल टू 2 + x, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रोड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंटर ऑफ मास से पूछ रहा है आपको। ये एक रोड की बात कर रहा है, मान लो कि ये क्या है, एक रोड, ठीक है, और इस रोड की जो लीनियर मास डेंसिटी है वो दे रखी है लैम्डा इक्वल टू 2 + x। अब ये लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, इसका मतलब होता है कि मास पर यूनिट लेंथ कितना है रोड का, वो होती है लीनियर मास डेंसिटी। जैसे इस रोड का मास है मान लो कि 2 किलोग्राम और इसकी लेंथ है मान लो कि 2 मीटर, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हुआ, 2/2 यानी कि 1 किलोग्राम पर मीटर। इस तरीके से हम उसको बताते हैं, ठीक है। तो लीनियर मास डेंसिटी का सिंपल सा मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। इसको मैं लिख देता हूं, मान लो कि ये जो रोड है ये एक्स एक्सिस के अलोंग रखी गई है, ये एक्स एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं इधर, ये वाई एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है इसका एक सिरा ओरिजिन पे है मान लो, तो ओरिजिन से हम इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बताएंगे। अगर ये यूनिफॉर्म मास की रोड होती तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होता, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म मास की रोड है। कैसे पता चला, क्योंकि x के बढ़ने के साथ साथ इसकी लीनियर मास डेंसिटी बढ़ती जाएगी। देखो लैम्डा की जो वैल्यू है वो x के बढ़ने के साथ साथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। x बढ़ेगा तो भी लैम्डा भी बढ़ेगा ना। इसका मतलब अगर आप ओरिजिन से x एक्सिस के अलोंग आगे जाओगे तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी इस रोड की लीनियर मास डेंसिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ इंक्रीज होता जाएगा। मतलब इधर जाने पे ये भारी होती जा रही है, इसका मास इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। हो सकता है मटेरियल चेंज हो रहा हो, या इधर होलो हो इधर सॉलिड होती जा रही हो, कोई भी कारण हो सकता है। आपको इसकी लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है कि वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर ये कांस्टेंट होती तो मैं बोलता कि ये एक यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी की रोड है, फिर इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होता है, फिर कोई कैलकुलेशन नहीं करते, सीधा इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास बता दिया जाता। अभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर जाने पे ये भारी होती जा रही है तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा। अब कहाँ पे होगा वो आपको पता करना है। कितनी लेंथ की रोड है, तो ये 3 मीटर लेंथ की रोड है कोई, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना वो समझो। सबसे पहले हम एक चीज एज्यूम करते हैं, ये जो लैम्डा इसको हम dm/dx भी लिख सकते हैं। अगर इसके ऊपर कोई dm मास एज्यूम किया जाए रोड के ऊपर और उसकी जो लेंथ है वो dx हो, तो dm/dx इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। तो ये बराबर आएगा 2 + x की। लैम्डा को हम dm/dx भी बोल सकते हैं, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ। अगर इस रोड के ऊपर कहीं भी dm मास एज्यूम कर लिया जाता है, जैसे मान लो कि मैं इस रोड के ऊपर यहाँ पे ये कोई मैं dm मास एज्यूम कर लेता हूँ और इसकी लेंथ कितनी है, तो ये वाली जो लेंथ है ये है dx, और ये कहाँ पे एज्यूम किया है, तो ये ओरिजिन से मान लो x डिस्टेंस पे आपने एज्यूम किया है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस रोड की लीनियर मास डेंसिटी कितनी है, तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि ये dm मास है, इसकी लेंथ dx है, तो dm/dx ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ, और इसी को हम बोल देंगे लीनियर मास डेंसिटी। तो इससे क्या है कि आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, x कैसे कैसे चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ में, वो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब हमें सेंटर ऑफ मास रोड का फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे अगर डिस्क्रीट मास होते हैं, डिस्क्रीट का मतलब होता है काउंटेबल मास होते हैं, 2 4 5 10 ऐसे, तब तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा देते हो m1x1 + m2x2 + m3x3 डिवाइडेड बाई m1 + m2 + m3 ऐसे लगाते हैं अपन। लेकिन यहाँ पे डिस्क्रीट मास नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूस मास है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे dm 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 ऐसे कितने मास होंगे इसके अंदर, इनफाइनाइट मास होंगे, छोटे छोटे पार्ट होंगे। अब इनफाइनाइट चीजों को अगर ऐड करना होता है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ता है। तो जो वैसे फॉर्मूला ये होता है xcm = m1x1 + m2x2
प्लस इस तरीके से एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन। इसी फॉर्मूले को मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखूंगा, लेकिन मुझे क्या लिखना है वो देखना। सबसे पहले जैसे ये कोई डीएम मास है, ठीक है, ये कोई डीएम मास है और ये ओरिजिन से कितना दूर है, x डिस्टेंस पे है, तो इसका मोमेंट क्या लिखा जाएगा, dm इंटू एक्स लिखा जाएगा। जैसे किसी सिस्टम में m1 m2 m3 ऐसे मास होते हैं और वो ओरिजिन से x1 x2 x3 डिस्टेंस पे होते हैं, तो हम ये तो फॉर्मूला लिखते हैं। तो बस ये डीएम मास देखो, इस पे फोकस करो एक बार। ये जो डीएम मास है ये ओरिजिन से कितना दूर है, देख के बताओ। ये किसी x दूरी के ऊपर है, तो इसका मोमेंट क्या लिखा जाएगा, इसका मोमेंट लिखा जाएगा dm इंटू एक्स लिखा जाएगा, ठीक है, dm इंटू एक्स। ऐसी एक छोटा सा मास और dm एज्यूम कर लो, इसके आगे या पीछे, उसके लिए x अलग होगा, फिर और आगे एज्यूम कर लो, उसके लिए x अलग होगा। इस तरीके से dm इंटू एक्स, dm इंटू एक्स ऐसे करते जाएंगे और यहां से यहां तक जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स होंगे सबको ऐड कर लेंगे। अब ऐसे कितने पार्ट हो सकते हैं, इनफाइनेट। तो उसके लिए इनफाइनेट चीजों के एडिशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। डिवाइडेड बाई, नीचे क्या करना होता है, जितने भी मास होते हैं सबको ऐड करना होता है। जैसे ये डीएम है, ऐसे डीएम 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 इनफाइनेट, इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, सबका मास ऐड करेंगे तो वो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इसके बराबर आएगा, डीएम के इंटीग्रेशन। क्योंकि एक पार्ट का जो मास है वो डीएम है, ऐसे इनफाइनेट पार्ट्स होंगे तो सबका मिला के टोटल मास कितना होगा, तो इनफाइनेट पार्ट्स है तो इसके लिए इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला अब यूज करना है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये तो फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब डिस्क्रीट मास होते हैं, काउंटेबल मास होते हैं 10 20 50 कितने भी। लेकिन अगर काउंटेबल नहीं है, इसमें काउंट नहीं कर सकते, डीएम 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 कितने लेंगे, हो सकता है आप 100 पार्ट्स ले लो, हो सकता है 200 पार्ट्स ले लो, कितने भी ले सकते हो छोटे छोटे, तो उसके लिए इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे। अब बस आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। रोड के अंदर ये डीएम डीएम मास कहां से कहां तक हो सकते हैं, तो इस जीरो वाले पॉइंट से 3 मीटर डिस्टेंस तक हो सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर। तो 0 से 3 की लिमिट लगा दो कि ये जो रोड है ये 0 से 3 मीटर लेंथ की है। इसका मतलब 0 से 3 मीटर तक जितने भी छोटे छोटे मास होंगे सबको ऐड करेंगे हम लोग। तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट हमने 0 से 3 इसलिए लगाई है। अब देखो सॉल्व करके बताता हूँ इसको। 0 से 3 की लिमिट लगाएंगे, उससे पहले ये एक बार डीएम की वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे डीएम बाई डी एक्स को हम 2 प्लस एक्स बोल सकते हैं। तो डीएम इक्वल टू क्या आ गया बताओ, डीएम इक्वल टू 2 प्लस एक्स इंटू क्या आएगा बोलो, dx आएगा। ये dx इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें, तो dm को लिख दो 2 प्लस एक्स इंटू dx, एक x पहले से है इंटू एक्स, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, dm की जगह वही 2 प्लस एक्स इंटू dx, 0 से 3 की लिमिट। सॉल्व करते हैं इसको। ये देखो ऊपर ये x इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 3 की लिमिट, x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। डिवाइडेड बाई क्या है नीचे, ये है 2 प्लस एक्स dx, और इसका भी इंटीग्रेशन करना है 0 से 3 की लिमिट के साथ में। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, थोड़ा इधर लिख रहा हूं मैं इसको, तो वो आएगा xcm बराबर, देखो 2 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और वो एक्स स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट्स क्या लगाओगे 0 से 3 की लिमिट, डिवाइडेड बाई क्या आएगा नीचे 2 का इंटीग्रेशन 2x, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या लगानी है वही 0 से 3 की। सॉल्व कर दो, अपर लिमिट पुट करनी है, लोअर लिमिट पे ये दोनों 0 बनेंगे। अपर लिमिट इसमें पुट करोगे, ये 2 तो उड़ाई दो, अपर लिमिट पे ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बन गया, प्लस ये बनेगा 3 का क्यूब, एक 3 कैंसिल होकर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 ही आएगा, तो ऊपर तो आएगा 9 प्लस 9 अपर लिमिट पुट करने पे। लोअर लिमिट पे ये 0 बनेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे भी ऐसे ही करो। अपर लिमिट पुट करोगे तो 3 पे 2 इंटू 3 यानी 6, और ये आएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9/2, तो ये आएगा 6 प्लस 9/2, क्या आएगा 6 प्लस 9/2। ये ऊपर आ गया 18, और नीचे क्या आएगा बताओ, ये एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना, तो ये आएगा 12 प्लस 9 यानी कि 21/2, 2 ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व कर लो कितना आ रहा है देख लो, तो ये आएगा 36/21, 3 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा 12/7 आएगा ये, तो 12/7 मीटर। ये आ गया अपने पास में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है
वो इस वाले सिरे से, रोड के एक सिरे से 12/7 मीटर डिस्टेंस पे होगा। तो इस तरीके से आपको बताना है ये।